कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद ने, या ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। पहले तो आप याद रखिएगा कामायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद और यह एक महाकाव्य है। अब इस काव्य को नए युग का काव्य किसने माना है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे यानी कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न है, राका, मानसी, विसर्जन, यह तीनों कृतियां किस कवि की हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। राका, मानसी और विसर्जन ये जो तीनों कृतियां हैं उदय शंकर भट्ट की हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट राका, मानसी, विसर्जन इन तीनों कृतियों के लेखक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, गांधीवाद कवि हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, या सियाराम शरण गुप्त, सी पंत, या डी जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से कौन गांधीवाद कवि हैं? तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है? ए हंस, बी कल्याण, सी जागरण, या ऑप्शन डी सरस्वती। इन चारों में से किसे छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरण को। याद रखिएगा जागरण पत्र को छायावाद का समर्थक पत्र माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति पर मिला है? ए सांदगीत, बी निहार, सी सुखदा, या ऑप्शन डी यामा। इनमें से किस कृति के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी जी को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए दिया गया है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है? ए महाराणा प्रताप की पराभव, बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी जल प्रलय, या ऑप्शन डी रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। किस विषय वस्तु के केंद्र में है आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रानी कमलावती का पश्चाताप। यहाँ पर याद रखिएगा प्रलय की छाया किस विषय वस्तु के केंद्र में है? रानी कमलावती का पश्चाताप। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, निराला अपना प्रिय कवि किसे मानते हैं? ए श्रीधर पाठक को, बी तुलसीदास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन डी सूरदास। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तुलसीदास को। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है देखिए, अणिमा कृति है ए शुक्ल की, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद की, या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो देखिए अणिमा कृति के लेखक कौन है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण कृति है, एग्जाम में पूछी जाती है कि अणिमा कृति के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इसके जो है लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है या पंक्तियाँ किसने कही हैं? ए पंत, बी रामकुमार वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, या डी नरेंद्र शर्मा। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों की परीक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बार ये पंक्तियाँ पूछी जाती हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो याद रखिएगा
किसकी हैं ये पंक्तियां, यानी किसने कही हैं? भगवती चरण वर्मा ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले के रचनाकार हैं, इन पंक्तियों के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि किसको माना है? ए मैथिली शरण गुप्त को, बी पंत को, सी महादेवी वर्मा को, या जयशंकर प्रसाद को। तो देखिए यह प्रश्न हर वीडियो में एक प्रश्न आप लोगों को दिया जाता है, तो आज की वीडियो का यह प्रश्न आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यानी रामचंद्र शुक्ल ने किसको छायावाद का प्रथम कवि माना है? मैथिली शरण को, पंत को, महादेवी वर्मा को, या प्रसाद को। ठीक है, अगर यहाँ तक आप लोग आए हैं तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप देखें तो दिया गया है कि शक्ति के विद्युत कर्ण मानवता हो जाए किस काव्य से ली गई है? तो देखिए ये तो काफी सरल प्रश्न है। शक्ति के विद्युत कर्ण डैश डैश मानवता हो जाए किस काव्य से लिया गया है? तो आपको पता है कि इसमें आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, काफी सरल प्रश्न है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कामायनी। कामायनी सबसे प्रमुख महाकाव्य है, इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में बनता ही है। तो आप लोग कामायनी से संबंधित आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। कामायनी के रचनाकार कौन हैं, महाकाव्य है, कितने इसके सर्ग हैं, हर सर्ग के नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। और कामायनी के संदर्भ में किस किस ने क्या क्या कथन कहा है, ठीक है, ये सब आप जो बिंदुओं पर ध्यान जरूर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कामायनी के संदर्भ में किस कवि ने क्या कथन दिया है, क्योंकि इस पर प्रश्न बनते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण महाकाव्य है ये जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न देखें तो दिया गया है। देखिए वही बात मैंने आपसे की थी, यह प्रश्न बनते हैं कि कामायनी में कितने सर्ग हैं। देखिए आगे यहाँ पर ए 17, बी 13, सी 15 या डी 10। कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 15 सर्ग हैं। याद रखिएगा कामायनी में सर्गों की संख्या है 15। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि बभ्रुवाहन कृति के रचनाकार हैं ए दिनकर, बी प्रसाद, सी रामकुमार वर्मा या डी आचार्य शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा इस कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ए प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञे को या फणीश्वरनाथ रेणु को। इनमें से किसको कथा सम्राट कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद को। सरल प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। रचना यहाँ पर दी गई है उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार कौन है? पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा कथा सम्राट किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। और उर्वशी के यहाँ पर रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ए मैथिली, बी ब्रजभाषा, भोजपुरी या मगही। तो विद्यापति की प्रमुख भाषा क्या थी? अगर आपको पता हो तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मैथिली। याद रखिएगा विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु थे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिया गया है, फिर कामायनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, रेखा चित्र है, महाकाव्य है या निबंध है? आपको पता है ऑप्शन सी क्लियर, यहाँ पर आंसर होगा महाकाव्य। ठीक है, याद रखिएगा वही मैंने आपको बताया था कि कामायनी से संबंधित आपको कोई भी बिंदु को नहीं छोड़ना है, सारे तथ्य आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन पर प्रश्न बनेगा और जरूर प्रश्न बनता है कामायनी पर। तो आप अच्छी तरह से पढ़िएगा इसके बारे में। अब देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर
हसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? यह पंक्तियां किसने कही हैं? ए तुलसीदास ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, सी जायसी ने या डी कबीरदास ने। तो देखिए इस प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं फिर से, किसने कही है ये पंक्तियाँ। तो याद रखिएगा यह पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी की, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस वा दसन ज्योति नगहीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? देखिए शिवा बावनी के रचनाकार हैं ए पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सरल प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? कवि भूषण। और ऊपर वाली पंक्ति जो यहाँ पर दी गई थी इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर किसी भी प्रश्न का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक फिर पंक्ति दी गई है, नर की और नर नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, किसने कही हैं ये पंक्तियाँ? ए तुलसीदास ने, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी बिहारी लाल ने या डी केशवदास ने। तो किसने कही हैं ये पंक्तियाँ? नर की और नल नीर की गति एक कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बिहारी लाल ने कही हैं। इसके रचनाकार हैं बिहारी जी, याद रखिएगा। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न देखिए दिया गया है, हिंदी को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा कवि है जो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाला था? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह प्रश्न एग्जाम के लिए अच्छा प्रश्न है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी। अब देखिए कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सरल प्रश्न है, सी राइट हो जाएगा, मराठी। ठीक है, याद रखिएगा।